ये जेनेटिक कोडिंग में है, ये होने की संभावना है, डायबिटीज हो सकता है, कुछ और हो सकता है ना। और अगर आप ऐसे एनवायरमेंट में हैं जहां आप शुरू से ही जीवन के शुरुआत से ही ध्यान रखते हैं अपना, है ना, और बहुत ही सोच समझ के खाते हैं, मेंटल हेल्थ का अपनी ध्यान रखते हैं, डिप्रेशन में भी जैसे 40% रोल होता है जेनेटिक्स का, है ना, इसके अराउंड ही। तो अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रख रहे हैं एनवायरमेंट में, बशर्ते आपको जेनेटिक कोड से वो चीज मिली है, लेकिन आप ध्यान रख रहे हैं, तो क्या होगा, वो ऑल्टरेशन जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन मतलब वो बाहर निकल के नहीं आएगी। हो सकता है आपको वो बीमारी हो ही ना, या फिर उस सीवियरिटी से ना हो, या फिर बहुत एज में बाद में जाकर के हो, जो जनरली हो सकता है आपसे पिछली जनरेशंस में बहुत जल्दी ही निकल करके बाहर आ गई हो। बात सही है नहीं है? तो यहां पे यही बात है, एपिजेनेटिक व्यू यही कहता है कि कई बार एनवायरमेंटल फैक्टर जो है ओवरराइड कर देते हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन को, जो पहले से जीन्स में तय है, और बिना डीएनए में परिवर्तन लाए वो एक्सप्रेस कैसे होगा एनवायरमेंट में, वो चीज निकल के आएगी या नहीं आएगी, वो आप अगर एनवायरमेंट सही आपको मिल रहा है, न्यूट्रिशन अगर सही मिल रहा है, तो जरूरी नहीं है आपको वो चीज की दिक्कत हो ही। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैराथन को लेके जितने भी लोग पूछ रहे हैं, मैं आज या कल, आज तो नहीं, कल आपको अपडेट कर दूंगी। अभी मैंने 5 तारीख से सोचा था, बट अभी उस पर थोड़ा सा डाउट चल रहा है कुछ कारणों की वजह से। मतलब मैराथन तो होना है इस बार, सीडीपी तो पक्का पक्का होगा। हिंदी इंग्लिश की भी मेरी कोशिश पूरी है कि मैं लूं मैराथन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम हो नहीं पाई थी, मई में मेरी तबीयत खराब थी, तो जुलाई सीटेट वाले के लिए हो नहीं पाई थी। और मैं साल में एक बार ही लेती हूँ जनरली मैराथन, ये पिछले 2-3 सालों में यही हो रहा है। देखते हैं एक बार असर्शन क्या, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम्स फोकस ऑन द रोल ऑफ द टीचर एज दी सोल प्रोवाइडर ऑफ नॉलेज। तो इस बार जनवरी में तो ली ही थी, वो देख के भी आप लोगों को काफी मदद मिल रही है। रचनावादी कक्षाएं ज्ञान के एकमात्र प्रदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका पर ध्यान करती हैं। ठीक है कि ये कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी रचनावादी क्लासरूम, जहां टीचर फैसिलिटेटर है, फोकस ऑन द रोल ऑफ द टीचर एज द सोल प्रोवाइडर ऑफ नॉलेज, एकमात्र करता धरता है, ज्ञान का निर्माता है, टीचर ही है सब कुछ, ये गलत है। क्योंकि रचनावाद में टीचर फैसिलिटेटर है, सुविधा दाता है, माहौल प्रदान करता है, सब कुछ, ज्ञान को भरने वाला नहीं है टीचर। ठीक, फिर आता है रीजन इसका, कंस्ट्रक्टिविज्म एम्फेसाइजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज रेदर देन पैसिव रिसेप्शन। यानी रचनावाद निष्क्रिय ग्रहण के बजाय ज्ञान के निर्माण में शिक्षार्थियों की सक्रिय भूमिका को या भागीदारी पर जोर देता है। यह बात सही है कि बच्चे एक्टिव हैं, ऐसा नहीं सिर्फ टीचर ही दिमाग में भर रहा है ज्ञान को। तो यहां पे आर ही सही है, ए सही नहीं है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस हिसाब से अगर हम देखें, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये वही रचनावाद है जिससे पियाजे और वाइगोत्स्की बिलोंग करते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और बताइएगा क्या कहना चाहता है कवि, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। According to Vygotsky, the more knowledgeable other MKO is central to the process of learning. Which of the following scenarios best represents the concept of MKO? यानी वाइगोत्स्की के अनुसार अधिक जानकार अन्य अधिगम की प्रक्रिया का केंद्र है, जो MKO जिसको हम कह रहे हैं, जो आपसे ज्यादा जानता हो उस विषय में, आपकी एज का भी हो सकता है, आपसे बड़ा भी हो सकता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य अधिक जानकार अन्य की अवधारणा को सबसे बेहतर ढंग से दर्शाता है? यानी किस एक ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं कि मोर नॉलेजेबल अदर को दर्शाया गया है, या कैसे पहचानेंगे आप किस ऑप्शन में कौन मोर नॉलेजेबल अदर है? पहला ऑप्शन है अ चाइल्ड सॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम अलोन आफ्टर वॉचिंग अ ट्यूटोरियल। यानी एक ट्यूटोरियल देखने के बाद बच्चा एक कॉम्प्लेक्स मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो देखने के बाद कॉम्प्लेक्स मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, भाई हो भी सकता है ये भी। अ पीयर हेल्पिंग अनदर स्टूडेंट लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट इन साइंस बाय एक्सप्लेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग इट। एक सहकर्मी दूसरे छात्र को विज्ञान में एक नई अवधारणा को समझाकर और उसका प्रदर्शन करके अधिगम में मदद करता है। यानी जहां जरूरत है वो स्कैफोल्डिंग भी करके दिखा रहा है ना। एक बच्चा है जो दूसरे अपने साथी को मैथ्स में या जहां भी उसको डाउट है साइंस में हेल्प करता है, क्योंकि उसको वो चीज आती है, तो वो वहां मोर नॉलेजेबल अदर बन गया। ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर जरूरी नहीं टीचर ही होगा, कोई भी व्यक्ति जो आपको उस क्षेत्र में आपसे ज्यादा जानता हो जिसमें आपको दिक्कत हो रही है। फिर आता है थर्ड ऑप्शन, अ टीचर असेसिंग अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विदाउट ऑफरिंग फीडबैक और असिस्टेंस। तो ये तो एकदम खराब बात हो जाएगी कि एक शिक्षक जो फीडबैक बिना दिए परफॉर्मेंस को असेस कर रहा है, तो जांचने वाली बात होगी, हेल्प तो इसमें है ही नहीं। मेमोराइजिंग, मल्टीप्लिकेशन, याद करना, रट्टे लगाना तो कोई भी होता नहीं है एमकेओ का उदाहरण। तो आप पीयर हेल्पिंग अनदर स्टूडेंट लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट इन साइंस बाय एक्सप्लेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग इट। यानी एक सहकर्मी है जो दूसरे छात्र को विज्ञान की एक नई अवधारणा को समझाकर और उसका प्रदर्शन करके अधिगम में मदद कर रहा है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं होगा उसको समझते हैं। अ चाइल्ड सॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम अलोन आफ्टर वॉचिंग अ ट्यूटोरियल। तो सिर्फ मैथ्स में ही कोई एक समस्या को सॉल्व किया एक ट्यूटोरियल को देख करके, इससे ज्यादा बेहतर जो पर्सन है वो प्रॉपर, इससे बेटर ऑप्शन है। अगर नहीं होता तो हम इसके साथ भी चले जाते, क्योंकि ट्यूटोरियल ने भी काम तो स्कैफोल्डिंग का ही किया है, मोर नॉलेजेबल अदर का ही किया है, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन क्योंकि हमारे पास है, तो इसलिए हम जाएंगे अ पीयर हेल्पिंग अनदर स्टूडेंट।
ये सीधा सीधा मोर नॉलेजेबल अदर का ही एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति जो आपसे ज्यादा जानता है वो आपको किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर रहा है, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर आएगा। ZPD कहते हैं जिसको वाइगोत्स्की की भाषा में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा और बताइएगा फटाफट से। हाँ, अलोन नहीं, हाँ मतलब अकेले ही सॉल्व कर रहा है जरूरी नहीं है, उसमें मदद भी मिल सकती थी, लेकिन वो फिर भी सही के आसपास का सवाल ऑप्शन कहते हैं उसको अगर वो होता अकेले तो। ठीक, बर्थडे कहां से आ गया मेरा, अभी तो गया है सितंबर में। देखो क्वेश्चन नंबर 8, इफेक्टिव पेडागोजी रिक्वायर्स एड्रेसिंग द डाइवर्स नीड्स ऑफ लर्नर्स, विच टीचिंग स्ट्रेटजी इज मोस्ट एप्रोप्रिएट इन अ हेट्रोजेनस क्लासरूम टू एंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न इफेक्टिवली। यानी एक मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग या मिक्स्ड क्लास है जहां अलग अलग क्षमताएं रखने वाले बच्चे हैं। ठीक, अब इस मिश्रित कक्षा में कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे उपयुक्त है ताकि हर बच्चे को अवसर मिल सके बेस्ट सीखने का? तो पहला ऑप्शन है ग्रुपिंग स्टूडेंट्स बाय एबिलिटी एंड टीचिंग ईच ग्रुप विद डिफरेंट लेवल्स। देखो वो मोर नॉलेजेबल अदर हेल्प करता है, ये बात सही है, वो अलोन वाली बात आपकी काफी हद तक सही है, लेकिन वो उसने हेल्प लेने के बाद भी तो अकेले कर सकता है, समझ लो। आ जाओ इधर, तो ग्रुपिंग स्टूडेंट्स बाय एबिलिटी एंड टीचिंग ईच ग्रुप विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंटेंट डिफिकल्टी, यानी हर एक ग्रुपिंग स्टूडेंट्स बाय एबिलिटी। आपने ग्रुप बना लिया एबिलिटी के बेस पे, नहीं भाई मिक्स्ड ग्रुपिंग है, एबिलिटी के बेस पे नहीं बनाना है। यूजिंग अ वन साइज फिट्स ऑल टीचिंग मेथड टू एंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स आर एक्सपोज टू दी सेम कॉन्सेप्ट एंड पेस। हर बच्चा सेम गति से सीखता है सेम कंटेंट को, और एक ही मेथड, वन साइज फिट्स ऑल मतलब सबको एक डंडे से हाँकेंगे, है ना, सभी के लिए एक ही अप्रोच एक ही मेथड से पढ़ा रहे हैं, वो खराब तरीका है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल आपको यहां करना है। फिर आता है थर्ड ऑप्शन, इनकॉर्पोरेटिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बाय यूजिंग अ वेराइटी ऑफ टीचिंग मेथड्स, एक्टिविटीज एंड असेसमेंट टू केटर टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड एबिलिटीज। ये बात हमें सही लग रही है। फोर्थ है फोकसिंग ऑन हाई अचीविंग स्टूडेंट्स, सिर्फ जो नंबर ज्यादा ला रहे हैं, ज्यादा हाई अचीविंग है, उन्हीं पे ध्यान देंगे। जी नहीं, हर बच्चे को आपको साथ लेकर के चलना है। ये पता नहीं कैसे टाइप किया है, 4 का 5 बना दिया, 3 का 4 बना दिया। देखो विभिन्न शिक्षण शैलियों और क्षमताओं को ध्यान में रख करके, पूरा करके नहीं, ध्यान में रख करके विभिन्न शिक्षण विधियों का या गतिविधियों का और आकलन के विभिन्न तरीकों को अपनाना है। यानी डिफरेंट हेट्रोजेनस ग्रुप, होमोजीनियस ग्रुप है जहां सेम एबिलिटी वाले बच्चे हैं, सब मैथ्स में सेम है, एक ए सेक्शन में डाल दिया आपने 90% वाले सभी बच्चों को। जबकि हेट्रोजेनस है मिक्स्ड ग्रुपिंग, मिक्स्ड ग्रुपिंग करनी है, अगर करनी पड़े तो जहां हर एक क्षमता वाला बच्चा है ना, 40% वाला भी है, 90% वाला भी है, तो हेट्रोजेनस ग्रुप्स बेहतर होते हैं क्योंकि वहां अलग अलग क्षमता के बच्चे, अलग अलग इंटरेस्ट के बच्चे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये क्या कहता है, असर्शन यानी अभिकथन, इंक्लूसिव एजुकेशन फोस्टर्स द डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स एंड एम्पैथी इन ऑल स्टूडेंट्स, यानी समावेशी शिक्षा सभी छात्रों में सामाजिक कौशल और सहानुभूति को बढ़ावा देती है। यानी इंक्लूसिव एजुकेशन सबको इंक्लूड कर रही है, तो हर तरह का बच्चा है, क्लास में इंटरेक्ट भी करेगा, ठीक है ना, बातचीत भी करेगा, एक दूसरे से सीखेगा भी, एक दूसरे के शूज में खुद को रख के भी देखेगा। यानी एक बच्चा हो सकता है जो चल नहीं पाता या व्हील चेयर से स्कूल आता है, दूसरा बच्चा है जो बहुत तेजी से सीखता है, गिफ्टेड बच्चा है, तीसरा कोई बच्चा है जो जिसको सुनने में दिक्कत है, पांचवा बच्चा है कोई अलग अलग तरह की भाषाएं बोलता है ना। हर तरह का बच्चा एक साथ सीख रहा है तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा, सामाजिक कौशल बेहतर होगा। दूसरा एम्पैथी, दूसरे के शूज में खुद को रख के देख पाएगा बच्चा। तो ये क्या है, ये बात एकदम सत्य है ना। एम्पैथी के प्रिंसिपल पे बेस्ड भी है आपका जो इक्विटी का प्रिंसिपल जिसको हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। रीजन क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन एंश्योर्स दैट चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड्स आर टॉट इन सेपरेट क्लासेस टू केटर देयर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स। यानी समावेशी शिक्षा यह सुनिश्चित करती है कि विविध आवश्यकताओं, यानी डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चों को या मिक्स्ड बच्चों को, डाइवर्स बच्चों को, विभिन्नता में एकता की बात होती है। ये नहीं होता कि सेपरेट क्लासेस में सिखा दो। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, अलगाव प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, ये बात ध्यान में रखनी है। सेपरेट तो बिल्कुल नहीं करेंगे, इंक्लूड करेंगे, तो ये तो हो गया गलत। ए तो सही है, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो सत्य है, बाकी जो है वो गलत है। आर भी इसमें गलत हो गया, ठीक, क्योंकि सेपरेट करने की बात कर दी। सेपरेट करना नहीं है, अलग नहीं करना है, लेबल नहीं करना है, बच्चे पे ठप्पा नहीं लगाना है, पास फेल नहीं करना है, जजमेंट नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एन इफेक्टिव पेडागोजी इन्वॉल्व्स यूजिंग असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको हम कहते हैं, रेदर देन सोनली रिलाइंग ऑन सबमेटिव असेसमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस बेस्ट इलस्ट्रेट्स असेसमेंट फॉर लर्निंग। एफए जिसको हम कह रहे हैं, या ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फीडबैक के लिए जो अधिगम मतलब आकलन होता है, जैसे अभी हो रहा है, तो आपका आकलन किया जा रहा है, आपको असेस किया जा रहा है ताकि फीडबैक दिया जा सके कितना कैसे आप सीख रहे हैं ये आप जान पाए, ठीक, ना कि सिर्फ समेटिव असेसमेंट यानी क्या आपने कितने % हासिल किया इस बात पे ही जोर ना हो। तो आपको देखना है असेसमेंट फॉर लर्निंग कौन से ऑप्शन में दर्शाया गया है। पहला है एडमिनिस्ट्रिंग एन एंड ऑफ टर्म एग्जाम। एंड ऑफ टर्म एग्जाम, एनुअल एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, ये एसए का पार्ट है, समेटिव का पार्ट है, ना कि एफए का। एसए तो
यहां पे फिर एविडेंस के लिए, जजमेंट के लिए यूज हो जाता है कई बार। प्रोवाइडिंग रेगुलर इमीडिएट फीडबैक ड्यूरिंग एक्टिविटीज टू हेल्प स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट, यानी छात्रों को उनकी ताकत और सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करने के लिए गतिविधियों के दौरान नियमित और तत्काल प्रतिपुष्टि प्रदान की जा सके, यानी समय समय पे फीडबैक मिल रहा है बच्चों को। हाँ, असेसमेंट फॉर लर्निंग है ये, क्योंकि सीखने के लिए आकलन, यानी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मॉक